हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज अपनी ये ना एनईपी की लास्ट क्लास रहने वाली है। जो 2 पार्ट हैं वो हमने कर लिए हैं अपने एनईपी को लेके। और ये मतलब इसमें सारे जो भी कंसेप्ट हैं, जो भी पॉइंट्स अपने रह गए हैं, वो सारे इसमें कवर हो जाएँगे। इसके बाद आपने करना क्या है, जो भी आपको क्वेश्चंस मिले ना एनईपी से रिलेटेड, चाहे वो पीवाईक्यूज़ हों, चाहे मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो, वो आपने लगाने हैं। क्योंकि मैंने भी ना 200 से या 300 लगभग क्वेश्चन लगा के देखे हैं, तब मुझे उनमें हर किसी में ना अलग से कंसेप्ट तो अलग नहीं होता, वो तो कहाँ से अलग बनेगा, लेकिन फॉर्मेटिंग ऐसी कर रखी होती है कि ना पज़ल हो जाते हैं कि इसमें क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो मस्ट है, वो आपने करनी ही करनी है। ये अपने तीनों पार्ट अच्छे से देख लेना, इसके बाद ऐसा कुछ रहेगा नहीं कि कुछ भी एनईपी में से छूट जाएगा। बाकी उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने करनी है। और इसके बाद एक और बात है जो मैं ये सोच रही हूँ कि ना एक 10 मिनट का सीरीज शुरू कर लेते हैं अपनी, जिसमें ना टीचिंग एप्टीट्यूड के सारे जो भी अपने टॉपिक है ना, वो 10 या 12 मिनट में कवर कर लेंगे। मतलब रिवाइज ही करेंगे। इतना तो मुझे लगता है कि तुमने ना सिलेबस एक बार तो सबने अपना कर ही लिया होगा, देखो। और जिसने नहीं किया उसके लिए भी बहुत बेनिफिशियल रहने वाली है, क्योंकि ये नहीं है कि 10 मिनट का उसमें हम कुछ छोड़ देंगे, जल्दी-जल्दी चलेंगे। मैं वैसे भी थोड़ा जल्दी करवाती हूँ, मेरे को कइयों ने कहा भी है कि आपकी स्पीड थोड़ी हाई है, पर वही बात है यार, मैं फिर से यही कह रही हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है जो बात मैं 1 मिनट में समझा सकती हूँ ना, उसमें मैं फालतू में 2 मिनट क्यों लूँ? टाइम तो सबके पास कम है, मेरे पास भी कम है, तुम्हारे पास भी कम है। तो इतना नहीं है कि मेरे को ये है कि 30-40 मिनट की वीडियो बना के फेंक दूँ, तुम देखते रहना। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ पे लगेगा मुझे रुकना चाहिए, वहाँ मैं रुकूँगी, जहाँ पे मुझे नहीं लगता ना कुछ बताने की चीज़ है, तो मैं नहीं रुकूँगी वहाँ पे। बाकी तुम बता देना कैसे क्या है। और सीडीपी की भी ये देखो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि सीडीपी का कुछ ऐसी चीज़ है जो उन्होंने मेंशन नहीं कर रखी, वही सीडीपी ना तुम्हारे टिप्स पे होनी चाहिए। किसी की अगर अच्छी कमांड है सीडीपी में, तो दैट्स गुड, वो अच्छी बात है। लेकिन अगर किसी ने सीडीपी का मतलब सारी चीज़ें देख के जानी है तुमने, ऐसे मत सोचना कि ये तो हमने दिया ही नहीं हुआ। कुछ भी कहीं से भी पूछ सकते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड में, पेडागोजी में कहीं से भी चीज़ें आ सकती हैं। तो आपने वो मस्ट ही है, करनी करनी है। और ये मैं सिर्फ ना अपने नोट्स में से कराऊँगी। कहीं तुम ऐसे सोचो ना कि बैठ के पीडीएफ बनाऊँगी, डेकोरेट करूँगी, उसको तो भी इतना टाइम तो देखो है नहीं मेरे पास भी। सीधा नोट्स में से पीडीएफ बना के और उसमें से मैं तुम्हें बता दूँगी जो-जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, या फिर कवर करते जाएँगे उसको। तो आज अपना ये वाला पार्ट कवर कर लेते हैं। पार्ट फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था एनईपी का, जो स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड था। और एक और बात मैं क्लियर कर दूँ, देखो अपना जो पार्ट फर्स्ट है ना, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो स्कूल एजुकेशन से है। ऑब्वियस सी बात है, अब हम स्कूल में जाएँगे पढ़ाने, तो हमारे लिए यही चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ना, वहाँ पे कौन-सी चीज़ें दी हुई हैं अपने को। या वो मतलब जैसे थर्ड पार्ट है, उसमें अदर की एरियाज़ हैं, या फोर्थ में स्ट्रैटेजी है, तो हमने क्या लेना-देना है भई स्ट्रैटेजी से? तुम लागू करो ना, तुम करो करवाओ अपना काम, या हम स्ट्रैटेजी बैठ के तुम्हें बताएँगे कि ये चीज़ें इसमें ऐसी हैं। तो ये सोचने वाली बातें हैं, ये जो आप आज डिस्कस करेंगे ना, इसमें से कुछ-कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि भई तुम लेके रटने बैठ जाओ। पार्ट फर्स्ट है, वो मैं तुम्हें बार-बार कह रही हूँ कि पार्ट फर्स्ट के ना चैप्टर 8 ही तो हैं। उनको अच्छे से कर लेना एक बार, और इसमें से मतलब एक बार एक झलक देख लेना कि किसमें क्या चीज़ दी हुई है बस। तो पार्ट सेकंड का जो चैप्टर 9 है, ये लार्जेस्ट है, हमने पहले भी पढ़ लिया है, ठीक है? 9 टू 19 चैप्टर हैं इसमें। 9 में क्या दिया हुआ है, क्वालिटी यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेजेस के बारे में ज़िक्र किया हुआ है कि अच्छी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बनाएँगे हायर एजुकेशन के लिए। चैप्टर 10 में दिया हुआ है कि इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रक्चरिंग एंड कंसोलिडेशन, मतलब इनका पुनर्गठन वगैरह के बारे में दिया हुआ है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के बारे में। और जो ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, इनको जो अनडिजर्व्ड रीजन्स है ना, जहाँ पे मतलब कम है एजुकेशन को लेके चीज़ें, वहाँ पे फुल एक्सेस दिलाएँगे, ताकि इक्विटी और इंक्लूजन आ सके, सारे जो भी लोग हैं ना, वो अच्छे से एजुकेशन ले सकें। देयर शैल बी एटलीस्ट वन लार्ज मल्टीडिसिप्लिनरी एचईआई इन और नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट। अब ये देखो, ये वाला पॉइंट है ना, जैसे ये आ सकता है कि कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, 3 होने चाहिए, या 1 होना चाहिए, या 4 होने चाहिए। तो ये तूने ना खास ध्यान देना है इन चीज़ों पे। उसके बाद हायर एजुकेशन का जो जीईआर है, मतलब ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है, इससे पहले भी हम जीईआर कर चुके हैं, वो तुमने ध्यान देना है। जब भी रिलेटेड कोई चीज़ आए ना, उसको पहले वाले पॉइंट को अपना कंफर्म कर लिया करो। तो ये वोकेशनल एजुकेशन को इंक्लूड करके 26.3 से लेके हमने 50% करना है बाय 2035 तक। ठीक है? ये याद रखना है तुमने, कब तक कौन-सा टारगेट किसका है। उसके बाद जो चैप्टर 11 है अपना, वो है होलिस्टिक और मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए, कि मतलब हर दिशा में होनी चाहिए एजुकेशन, और मल्टीडिसिप्लिनरी होनी चाहिए। जो चीज़ें नहीं समझाने की है ना, कि मतलब इंटेलेक्चुअल हो गया, एस्थेटिक हो गया, सोशल हो गया, फिजिकल हो गया, इमोशनल, ये चीज़ें तुम पढ़ लोगे, ये सिर्फ अपने पढ़ने से काम चला लेना। ऐसे नहीं अब मैं एक-एक चीज़ को लेके बैठूँ, इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है, सोशल का मतलब क्या है, भई तुम इतने अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करके पेपर दे रहे हो ना, तो इतना तो तुम्हें पता ही होगा इन चीज़ों का। जिस चीज़ में टाइम लगाना है ना, उसमें हम टाइम लगाएँगे, जिसमें नहीं लगाना उसमें फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए करिकुलम में, और एंगेजिंग कोर्स ऑप्शन होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। जो जिसको मतलब वो एंगेज करके रखें,
और एक ये जो फुल फॉर्म आ रही है अच्छे से कर लेनी है तुमने, जैसे ये यूज किया है मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। इसमें फुल फॉर्म में तो क्या करेंगे, एक सीधा दे दिया और उसमें ऑप्शन डाल के दे दिए तुम्हें कौन सी इसकी करेक्ट है। तो एनईपी में जितनी भी फुल फॉर्म आ रही है ना तुम्हें अच्छे से पता होनी चाहिए। विल बी सेटअप एंड एम टू अटेन हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स इन क्वालिटी एजुकेशन, मतलब क्वालिटी एजुकेशन में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स आए ना उसके लिए ये यूनिवर्सिटीज रिसर्च यूनिवर्सिटीज है, इनको सेटअप करनी है। उसके बाद हमारा चैप्टर 12 है जिसमें ये है कि लर्निंग एनवायरनमेंट है ना वो स्पोर्टिव बनाना है स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो मतलब अच्छे से अच्छे एनवायरनमेंट में जितनी ज्यादा एजुकेशन गेन करेंगे ना उतना ही ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। इंडिया विल बी प्रमोटेड एज अ ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन प्रोवाइडिंग प्रीमियम एजुकेशन एट अफोर्डेबल कॉस्ट, देयर बाय हेल्पिंग टू रिस्टोर इट्स रोल एज अ विश्व गुरु। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, चाहे पेपर में ना आए लेकिन देख लो ये थोड़ा ध्यान रखना तुम कि चैप्टर 12 है ना उसमें जो भारत पहले विश्व गुरु के नाम से अपना जाना जाता था ना उसको रिस्टोर करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, मतलब लर्निंग एनवायरनमेंट अच्छा बना रहे हैं और ग्लोबल स्टडी डेस्टिनेशन को प्रमोट कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है थोड़ा। चैप्टर 13 में है कि मोटिवेटेड एनर्जाइज्ड और कैपेबल फैकल्टी रखनी है। चैप्टर 14 में इक्विटी और इंक्लूजन है हायर एजुकेशन में। चैप्टर 15 है उसमें टीचर एजुकेशन है। अब ये चीज जैसे सिंपल सा पॉइंट है कि टीचर एजुकेशन है वो चैप्टर की कौन से चैप्टर में है? देखो मैं ये तो नहीं कह रही, देखो अभी तक ना ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर में से पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन आया हुआ हो, लेकिन जिस साल आ गया ना क्वेश्चन उसके बाद तुम देखना कि हर चैनल पे यही होगा कि एक वीडियो में सारे चैप्टर खलास, ये खलास वो खलास, सारे खलास करके बाद में क्या करोगे तुम, तुम्हारा पेपर तो हो लेगा ना तब तक। तो समझदारी इसी में है कि जो चीजें आप कर सकते हो ना, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि 60-65 पेज है उसको तुमने रखना है। एक मैं तुम्हें ये पॉइंट भी सजेस्ट करूंगी, बेशक देखो मैंने तो उसमें से पढ़ के ना जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने अपने पिकअप कर लिए और पॉइंट नोट कर दिए, लेकिन फिर भी एक बार पीडीएफ को ऑफिशियल साइट पे जाके अपने जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ना उसको डाउनलोड करो और बैठ के एक बार एक नजर मार लो उस पे, देख लो हो सकता है तुम्हें ऐसा कोई पॉइंट मिल जाए कि हाँ ये तो इंपॉर्टेंट था इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो देखने में कोई हर्ज नहीं है, अगर तुमने नंबर लेने हैं ना तो भाई इतना तो कर ही सकते हो तुम। कोई 500 पेजेस की तो पीडीएफ है नहीं, 60-65 पेजों की पीडीएफ है। हिंदी में तुम्हें ठीक लगे हिंदी में पढ़ लो, इंग्लिश में ठीक लगे इंग्लिश में पढ़ लो, पर एक बार उसको नजरों से जरूर निकाल लेना। तुम इतने बड़े हो गए हो, ऐसे ब्लाइंड फेथ तो है ना किसी पे मत किया करो कि कोई ऐसे कह देना 1 घंटे की क्लास और एनईपी क्लास, और ये फालतू की चक्करों में मत पड़ा करो। खलास खलूस के चक्करों में खुद ही खलास होके बैठ जाते हो तुम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि 2030 तक ओनली एजुकेशनली साउंड मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम शैल बी इनफोर्स, कि मतलब जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है ना वो इन इन ये उनकी क्वालिटी होंगी। उसके बाद 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि 2030 तक ये लागू हो जाएगी 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड। नेक्स्ट है उसके बाद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे दीक्षा होगी स्वयं होगी, इनकी भी डेफिनेशन अब तुमने याद करनी है, ये टीचर्स के लिए चलाई जाएंगी। स्वयं की क्या फुल फॉर्म है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पिरेंट माइंड्स। दीक्षा की है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। तो फुल फॉर्म तो करनी ही करनी है तुमने, कैसे भी करो उसको एक पेज पे लिख लो, जितनी भी एनईपी में आ रही है अलग से लिख लो फुल फॉर्म इन्वॉल्व इन एनईपी, वो सारी एक बार लिख लो, बार बार उनको नजरों से निकालते रहना, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, इनको देख के तुम समझ जाओगे क्या बनेगी इनकी फुल फॉर्म। चैप्टर 16 में है रीइमेजिंग वोकेशनल एजुकेशन। By 2025, at least 50% of learners through the school and higher education system shall have exposure to vocational education। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जहां पे डाटा आ जाता है ना भाई वो इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। क्यों डाटा में वो गड़बड़ी कर देते हैं, यहाँ पे 20-30 दे दे, यहाँ पे 60 दे दे, 70 दे दे, कुछ भी दे दे। तो ये डाटा वाले पॉइंट है ना जो फैक्ट है उनको अच्छे से नोट कर लेना। हर एक चीज का ना एक ही सोल्यूशन होता है, जो डाटा वाले पॉइंट है उनको अलग से एक पेज पे लिख लिया, फुल फॉर्म वाले पॉइंट है उनको अलग से एक पेज पे लिख लिया, टारगेट वाले पॉइंट है उनको एक पेज पे अलग से लिख लिया। तो ना मतलब ऐसे भीड़ भाड़ नहीं मचती, कहीं पे भी पॉइंट आ रहा है कोई, या फिर ऐसे करो जहां पे भी अपने नोट्स बना रखे हैं ना तुमने, या जो इसकी भी मैं पीडीएफ तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगी, कितने पेज होंगे मेरे को लगता है 10-11 पेज मुश्किल से बनेंगे। उसमें अपना हाईलाइटर लाइटर लो और ऐसे स्टार बना दो कि ये वाला जो डाटा का पॉइंट है ये वाला है, उसको अलग पेन से शो कर दो। यही तरीके होते हैं जो आपको मतलब थोड़ा हटके चीजों को याद करने में हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद है एमएचआरडी विल कंस्टिट्यूट ए नेशनल कमेटी फॉर दिस इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। तो ये इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमेटी फॉर इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी एक बार नजरों से निकाल लेना। एमएचआरडी की तुमने याद रखनी है। मैं सोच ले रही हूँ कि इतना कि तुम्हें इसकी तो फुल फॉर्म पता ही होगी और पता होनी चाहिए, ना पता हो ना तो देख लेना अपनी जाके। चैप्टर 17 है उसमें कैटलाइजिंग क्वालिटी एकेडमिक रिसर्च, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। अब ये बिल्कुल इजी सी है, इसको भी तुम याद कर सकते हो कि रिसर्च के लिए कौन सा फाउंडेशन होगा, तो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन होगा।
ट्रांसफॉर्मिंग द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ हायर एजुकेशन का जो सिस्टम है उसको ट्रांसफॉर्म करना, इफेक्टिव गवर्नेंस एंड लीडरशिप फॉर मतलब इसमें सारे हायर एजुकेशन के लिए है, टेक्नोलॉजी यूज करना, एनवायरनमेंट बनाना अच्छा, टीचर्स या फैकल्टी अच्छी रखनी, ये सारे चीजें इसमें है। पार्ट 3 है, उसमें है अदर की एरियाज। तो इसमें 20 में है प्रोफेशनल एजुकेशन। ये अपने को ना याद करने को तुम्हें कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बस एक बार पढ़ ली। 21 में एडल्ट एजुकेशन के बारे में ये थोड़ा देख लेना, ठीक है। 21 याद रख लेना, 21 में एडल्ट एजुकेशन है। जो मुझे लग रहा है ना, वो देखो मैं मास्टर तो हूँ नहीं और ना मैंने कोई पेपर सेट किया, लेकिन एक ना थोड़ा सा माइंड में आ जाता है कि यार ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है। और जब तुम ये चीजें माइंड में लेके आओगे ना कि अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, तभी तुम्हारा काम बन सकता है। दूसरे बताएंगे ना कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तब तक कुछ नहीं होएगा। चैप्टर 22 है, उसमें प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस आर्ट्स एंड कल्चर, ये तुमने ध्यान रखना है। उसके बाद है इंडिया टूरिज्म स्लोगन कौन सा है, इनक्रेडिबल इंडिया है। अब ये इसी में दिया हुआ था, तो मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए मैंने नोट कर दिया कि टूरिज्म का स्लोगन है ना वो इनक्रेडिबल इंडिया है। चैप्टर 23 में टेक्नोलॉजी का दिया हुआ है। चैप्टर 24 में ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन का दिया है। और 25 में क्रिएटिंग अ डेडिकेटेड यूनिट फॉर बिल्डिंग ऑफ वर्ल्ड क्लास। इसमें से मैं तुम्हें पार्ट 3 में से 2-3 पॉइंट मैंने तुम्हें बताए हैं जो तुमने देखने हैं। बाकी सारा का सारा कुछ भी याद, पार्ट 4 तो मैंने इंक्लूड ही नहीं किया यार। मेरे को ना उसमें कुछ ऐसा लगा ही नहीं, क्योंकि स्ट्रेटेजी के बारे में था। अब वो सारी गवर्नमेंट ने करनी है, कैसे क्या करना है, कहाँ पे क्या चीज अप्लाई करनी है, कहाँ कौन सी चीज नहीं करनी, तो मैंने उसको फालतू में ना इतना तुम्हें भी कंफ्यूज करने का कोई फायदा नहीं बनता कि मैं सारे चैप्टर लिख दूं, इसमें कह दूं कि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी करना है, तुमने ये भी करना है। इतना फालतू में ना नहीं, इतना दिमाग चलाना। जो चीजें जरूरी है ना वही वही मैंने इसमें लिखी हैं। और अगर तुम्हें फिर थोड़ा सा भड़क रह जाती है तुम्हारी, तो अपना डॉक्यूमेंट उठा लेना और उसको रीड कर लेना। फिर अपने बस 2 टॉपिक और रह गए हैं। एक तो फंड प्रिंसिपल्स हैं, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। एक पिलर्स वाला है कि कौन कौन से 5 पिलर्स हैं जो एनईपी में जिसकी बात की है। प्रिंसिपल क्या है, रिकॉग्नाइजिंग आइडेंटिफाइंग एंड फोस्टरिंग द यूनिक कैपेबिलिटीज ऑफ ईच स्टूडेंट। हर स्टूडेंट की जो यूनिक कैपेबिलिटीज होनी है ना, उनको रिकॉग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना और उनको फोस्टर करना है, मतलब उनको बढ़ावा देना है। FLN अचीव करना है बाय ग्रेड 3, ये हम पहले भी करके आ चुके हैं, 3rd ग्रेड तक। और इसमें एज कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, है ना। फर्स्ट और 2 तो उसमें ही आ गई थी फाउंडेशन में। ये भी याद रखना भैया, अभी ग्रेड 3 दे दी, हो सकता है एज भी पूछ ले, तो अपना साथ साथ है ना देखते चला करो। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है ताकि उनको एबिलिटी हो, वो कोई भी प्रोग्राम है ना वो चूज कर सके। नो हार्ड सेपरेशन, आर्ट्स और साइंस के बीच में सेपरेशन नहीं होगा। मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन होगी। एम्फेसिस ऑन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग रादर देन रोट लर्निंग। अब ये चीजें ना, तुम पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है, इसको दिखते चलो। जो भी तुम्हें पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड का दिखे ना कि हाँ ये तो गलत होगा और ये हमेशा सही होगा, तो उसको भी अलग से नोट कर दे। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा, उसको एनकरेज करना है ताकि जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ना वो उनका ईजी हो सके। प्रोमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एंड पावर ऑफ लैंग्वेज, इसको प्रमोट करना है कि लैंग्वेज की कितनी ज्यादा अहमियत है। फोकस ऑन रेगुलर फॉर्मेटिव असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये तुम्हें पता होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। देखो फॉर्मेटिव में 4 आ रहा है ना, तो ये फॉर्मेटिव होगा। असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ मतलब एक फॉर्मेटिव हो गया तो दूसरा समेटिव होगा ही, ये पीयर लर्निंग। उसके बाद है एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी यूज करिए ज्यादा से ज्यादा। अ लाइट बट टाइट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क टू एंश्योर इंटीग्रिटी ट्रांसपेरेंसी एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। मतलब थोड़ा सा हल्का लेकिन टाइट फ्रेमवर्क यूज करना है हमने, कि उसमें कोई ऐसे नहीं है कि चेंज कर देंगे। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर लोकल कंटेक्स्ट इन ऑल करिकुलम एंड पेडागोजी, मतलब हर किसी की रिस्पेक्ट करनी है डाइवर्सिटी की। ऐसे नहीं कोई एक चीज एक लैंग्वेज लेके बैठ गए और सिर्फ उसी में बोली जाओ कि उनकी लैंग्वेज में वो तो ऐसे हैं, उसमें कुछ समझ में नहीं आना तुम्हें, ये चीजें नहीं है। हर चीज की रिस्पेक्ट करते हुए चलनी है। टीचर्स एंड फैकल्टी एज द हार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, ये हर्ट है लर्निंग प्रोसेस का, इन्हीं से तो तुम्हें मिलता है सीखने को। फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन, फुल इक्विटी लगानी है और समता और इंक्लूजन लेके आना है, सबको बीच में इन्वॉल्व करते हुए चलना है। उसके बाद अपना है पिलर्स के बारे में कि जो पिलर्स हैं 5, ये वहां से कट गया क्या, ठीक है। इसमें से एक हटा देंगे, एक फालतू का ऐड कर देंगे। बस ये याद रखना तुमने एक्सेस होना चाहिए, मतलब हर कोई ले सके। इक्विटी होनी चाहिए, हर किसी को सेम मिल सके। ऐसे नहीं किसी को तुम ज्यादा फोर्स कर रहे हो, तू सीख ले भाई, तू सीख ले, तू कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं करना। क्वालिटी एजुकेशन देनी है, हर चीज में क्वालिटी होनी चाहिए। अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए ताकि हर कोई सीख सके। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए। समाज हो गया, जो टीचर्स हो गए, उसके जो पेरेंट्स हो गए, हर किसी को इन्वॉल्व होना है बीच में। तो ये 5 जो पिलर्स हैं, ये भी आपने अच्छे से याद रखना है। तो अपना ये एनईपी का हो गया खत्म।
इसके बाद जो मैंने तुम्हें कहा था क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो तुमने करनी ही करनी है। लास्ट पार्ट है ये, देखो 3 पार्ट हो गए। इसकी पीडीएफ अगर तुम निकलवाओ तो पीडीएफ निकलवाना, अदरवाइज तुमने करना क्या है, इसी को पीडीएफ को अच्छे से, मतलब जो नोट्स बने हुए हैं ना, इन्हीं को अच्छे से रिवाइज करना है। एक बार अपना वो पढ़ लेना, थोड़ा सा देख लेना डॉक्यूमेंट। तुम्हें अगर लगता है ना कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें, भाई हाँ ये छूट गया हमारा, तो वो भी ऐड कर लेना, क्योंकि सबका दिमाग ना अलग अलग चलता है। हो सकता है तुम्हें ऐसा कोई पॉइंट दिख जाए तो मैंने ना कवर किया हो, ऑल्दो मैंने सब कुछ इसमें कवर कर दिया, बट फिर भी एक बार खुद की सेटिस्फेक्शन के लिए इतना तुम कर सकते हो। उसके बाद हम टीचिंग एप्टीट्यूड का तुम बता देना भाई, अगर तुम्हें लगता है कि हाँ ये सीरीज काम आएगी तुम्हारे, तो कर देंगे शुरू। और सीडीपी की, क्योंकि देखो सीडीपी तो तुम्हारे एस्टेट में भी काम आएगी, क्योंकि 30 नंबर की आ रही है, तो सीडीपी तो काम आनी ही आनी है। तो चीज वेटेज हाई रखती है ना, उस पर पहले जोर डाला करो और अच्छे कर लिया करो उसको, ताकि ना बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत ना रहे। और उसके बाद हम कर लेंगे शुरू। अदरवाइज ये एनईपी वाला पोर्शन तो आपका हो गया ओवर, इसमें से ही बनेगा। अगर बस एक बार बस ये क्वेश्चन और लगा लेना, 10 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए, फिर 10 में से 9 की तो है गारंटी, 9 तो आएंगे ही आएंगे। और एक आधा भाई ऐसा हो सकता है जो रह गई हो, फुल फॉर्म रह गई हो, कोई एक आधा पॉइंट मिस हो गया हो, तो उसका कुछ नहीं है। बस अपना क्वेश्चन लगा लेना और इसको अच्छे से कर लेना, रट लेना। जो भी चैप्टर्स मतलब फर्स्ट में आए हुए ना, उनको तो अच्छे से कर ही लेना, टारगेट्स हैं जो भी, और जो डाटा दिया हुआ है वो, जो फुल फॉर्म दी हुई है वो, ये सारी तुमने अच्छे से करनी है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।